वेलकम टू द सरताज एकेडमी। कैसे हैं? उम्मीद है कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बीपीएससी द्वारा आयोजित बिहार शिक्षक भर्ती में एक सब्जेक्ट साइंस है, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहने की संभावना है, क्योंकि इससे लगभग 20 से 22 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और टाइम भी बहुत कम है। तो इसीलिए आज से आप सबके लिए रिवीजन क्लास लेकर आए हैं, जो उन सभी टॉपिक का डिस्कस किया जाएगा जिससे सवाल आने की संभावना 100% रहता है। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, जनरल कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम हो, लगभग यानी साइंस का जो बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इन सभी से इन प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। तो इनमें से उन्हीं सभी टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा जो डायरेक्ट आपके यानी एग्ज़ाम में इस सवाल रहने की संभावना है। तो आज से हम लोग यानी जीव विज्ञान बायोलॉजी को देखेंगे। ये यानी लूसेंट का एक पुस्तक आती है सामान्य ज्ञान, शायद आप लोगों को मालूम भी होगा, लगभग यानी सबके पास होंगे भी। अगर नहीं है तो जिनको अगर पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और अंतिम जो 20 दिन बचा हुआ है इसमें यानी साइंस का कम से कम आप लोग रिवीजन इसको ज़रूर करिए। और उसके बाद यानी इसी तरह से जब साइंस कंप्लीट हो जाएगा तो और जो कुछ इंपॉर्टेंट जब टॉपिक होगा जिससे कि सवाल आने की संभावना है, तो उन सभी टॉपिक का भी डिस्कस करा दिया जाएगा। तो अभी हम लोग पहले साइंस में बायोलॉजी को देखेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स को इसी तरह से समाप्त कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो यही इसमें ध्यान रखिएगा कि बायोलॉजी जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे ही बायोलॉजी कहते हैं। अब बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना होता है। एक हो जाएगा बायो, बायो का मतलब होता है जीवन यानी लाइफ, और दूसरा हो जाएगा लोगोज, जिसका अर्थ होता है स्टडी, अध्ययन। यानी जीव विज्ञान का अध्ययन ही क्या होता है? बायोलॉजी कहलाता है। बस यही है। आगे है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविरेंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो यही आपको याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। यही याद रखना है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। कहीं पूछा जाता है एग्जाम में, तो लेमार्क एवं ट्रेविरेंस के द्वारा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे है कि विज्ञान की अब देख लेते हैं कुछ शाखाएँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये सब। पहला है इसमें एक एपीकल्चर। तो ये एपीकल्चर है, इसमें किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? तो एपीकल्चर इसमें मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। तो ये सब जितना है ये सब को याद कर लेना है आप सबको, ठीक है? क्योंकि ये सब डायरेक्ट एग्जाम में ये सब यानी सवाल आता है कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर कहते हैं। वही कहेगा जो रेशम कीट पालन है इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा सेरीकल्चर हो जाएगा, इसे भी ध्यान रखिएगा। उसी तरह से पीसीकल्चर है जिसे मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी है जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद फाइकोलॉजी है जिसमें शैवाल के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद एंथोलॉजी है जिसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, यानी जो फूल है उसका अध्ययन किया जाता है। किसमें? एंथोलॉजी में किया जाता है। उसी तरह से पोमोलॉजी है जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद ऑर्निथोलॉजी है जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है इक्थियोलॉजी है, इस इक्थियोलॉजी में यानी जो मछली है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। आगे है ईटोमोलॉजी, ये ईटोमोलॉजी इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। और आगे है डेंडोलॉजी, जो डेंडोलॉजी है इसमें झाड़ियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद ऑफियोलॉजी है, ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद सोरोलॉजी है, सोरोलॉजी में जो छिपकली है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और सिल्वीकल्चर है जिसमें कि जो काष्ठीय पेड़ का संवर्धन इसमें किया जाता है। और आगे है हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान का, यानी जो बागवानी है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। उसके बाद फ्लोरिकल्चर है जिसमें फूल की खेती का अध्ययन किया जाता है। तो ये सब जितना भी दिया हुआ इसमें यानी जो शाखाएं अध्ययन के बारे में, इस सब को आपको याद एनी हाउ कर ही लेना है, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें से और है जो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ यही याद रखना है कि फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जो जूलॉजी है इसमें अरस्तु अरस्तु को ही किया जाता है। बस यही एक बात याद रखना है कि फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक है कि जीवधारियों का वर्गीकरण के बारे में देख लेते हैं कि जीवधारी था जिसमें
कि इसका जो दो समूह में जो बांटा गया है, किसके द्वारा बांटा गया है उसको देख लेते हैं। यही अरस्तु है जिसके द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया। पहला जंतु समूह में रखा और दूसरा जो है वनस्पति समूह में रखा है। इसको ध्यान रखिएगा। ये अरस्तु है उसने यानी समस्त जो जीव है यानी उसको दो समूह में बांटा, पहला जंतु समूह में और दूसरा वनस्पति समूह में बांटा। उसी तरह से आगे फिर आया एक साइंटिस्ट लिनियस। तो लिनियस ने जो अपनी पुस्तक में सिस्टेमा नेचुरे, तो ध्यान रखिएगा ये पूछा जाता है कि बताइए जो सिस्टेमा नेचुरे जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये हो जाएगा कैरोलिनस जो लिनियस है इसी के द्वारा जो है सिस्टेमा नेचुरे जो है पुस्तक लिखा गया है। इसमें संपूर्ण जो यानी जीवधारियों को दो जगत में एक हो जाएगा, पादप जगत और दूसरा जंतु जगत में विभाजित किया। जैसे अरस्तु के द्वारा भी किया गया था उधर यानी एक जंतु समूह में दूसरा वनस्पति समूह में, तो लिनियस ने भी जो है अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जो है दो जगत में बांटा, एक हो जाएगा पादप जगत, दूसरा जो है जंतु जगत में इसने बांटा। उसी तरह से फिर आगे जो है लिनियस ने वर्गीकरण की जो जगत प्रणाली की शुरू की, उसे जो आधुनिक जो है वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी थी। उसी लिनियस से जो है आधुनिक वर्गीकरण का नींव पड़ा और जिसे जो है आधुनिक वर्गीकरण का जो है यानी पिता कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो है किसे कहा जाता है, तो ये पिता जो है जो कैरोलस लिनियस है, ये लिनियस महोदय है, इसी को जो है आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। तो इसमें से जो आपको यही याद रखना है इस टॉपिक में कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो लिनियस को कहा जाता है। और लिनियस के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था उसका नाम है सिस्टेमा जो है नेचुरे जो है पुस्तक है लिनियस के द्वारा लिखा गया। बस इतने बात इसमें याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। अगला टॉपिक है इसमें है अब जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। अब देख लेते हैं आगे फिर जो है जीवधारी का 5 जगत जो वर्गीकरण आया, तो इसको जो दिया गया था यानी जो विटेकर महोदय है, इस विटेकर के द्वारा, इसका पूरा नाम है आर एच विटेकर, तो इसी विटेकर के द्वारा जो है यानी इसको वर्गीकृत करके जो है 5 जगत प्रणाली दिया था। तो कभी कोई पूछा जाता है बताइए जीवधारियों का 5 जगत प्रणाली यानी 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये हो जाएगा आर एच विटेकर जो महोदय है इसी के द्वारा जो है 5 जगत प्रणाली दिया गया है। उनमें से जो 5 जो है पहला दिया गया था मोनेरा के बारे में, मोनेरा बताया, दूसरा बताया प्रोटिस्टा, तीसरा बताया पादप और चौथा जो है कवक के बारे में बताया और 5वां जो है जंतु के बारे में बताया। यानी जो है इन 5 समूहों में जो है 5 वर्गों में यानी विटेकर के द्वारा जो है इसे बांटा गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका ट्रिक है याद करने का, यानी एमपी जो है यानी जो है पुलिस का फॉर्म आया ऐसे याद रखिएगा। अगर नहीं याद होता है तो एम से हो जाएगा मोनेरा आ जाएगा, पी से हो जाएगा प्रोटिस्टा और जो फिर जो पी है इससे हो जाएगा यानी प्लांट हो जाएगा, पादप हो जाएगा और एफ जो है इससे जो फंगी हो जाएगा और ए जो है इससे जो है एनीमिलिया हो जाएगा। यानी जो एमपी पुलिस का फॉर्म आया इसी ट्रिक से इसको याद रख लीजिएगा। ये जो पांचों जो यानी किंगडम है, 5 जो जगत दिया गया आर एच विटेकर के द्वारा, पहला हो जाएगा मोनेरा हो जाएगा, दूसरा प्रोटिस्टा हो जाएगा, तीसरा पादप है, चौथा कवक यानी फंगी है और 5वां जो है यानी एनिमल है यानी जंतु है। तो इसको जो है आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं, आइए देखते हैं सबके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। पहला है मोनेरा। जो मोनेरा जो है यानी इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब ध्यान रखिएगा कि जो पूर्णतः जो है यानी विकसित नाभिक नहीं है, इसका जो प्रोकैरियोटिक है इसका नाभिक जो है यानी पूरी तरह से विकसित नहीं है, यानी पूर्णतः जो है विकसित नहीं है उसे ही जो है प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत जो है मोनेरा के अंतर्गत जीवाणु आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है और आर्कियोबैक्टीरिया आता है, ये सब जो आता है ये सब मोनेरा के अंतर्गत आता है। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो है यानी मोनेरा के अंतर्गत कौन आता है, यानी जीवाणु पूछेगा, जीवाणु बताइए किसके अंतर्गत आता है, तो हो जाएगा मोनेरा के अंतर्गत आता है। वही कह सकते हैं बताइए साइनोबैक्टीरिया या आर्कियोबैक्टीरिया जो है यानी किसके अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा मोनेरा के अंतर्गत आता है। और ध्यान रखिएगा इसी मोनेरा के अंतर्गत जो है यानी जो भी एक कोशिकीय प्रकार का है वो इसी जो है मोनेरा के अंतर्गत आता है। अब ये प्रोटिस्टा, ये प्रोटिस्टा जो है इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्राय जलीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे मोनेरा, वो भी क्या था, वो भी एक कोशिकीय था और वो क्या था प्रोकैरियोटिक था। ये क्या है यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक किसको कहेंगे, जिसमें जो है नाभिक जो है यानी पूर्णतः विकसित हुआ रहेगा, तो वही जो है यूकैरियोटिक के अंतर्गत आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा इसमें जो है पादप एवं जंतु के बीच का स्थित जो एक होता है युगलिना, ये युगलिना कभी कभी आता है, बताइए युगलिना किसके अंतर्गत आएगा, तो ये हो जाएगा प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो है यानी युगलिना या येगलिना आ जाएगा। और इसी युगलिना को पादप एवं जंतु जो है यानी जगत के बीच का कड़ी कहा जाता है, किसको, युगलिना को कहा जाता है।
है, इसे ध्यान रखेगा। यह जो है दो प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करते हैं। एक हो जाएगा सूर्य के प्रकाश में सोपोसी, जो सूर्य के प्रकाश में रहता है वो सोपोसी हो जाएगा, और जो सूर्य के प्रकाश के अभाव में जो है इथरपोसी, इसके अंतर्गत साधारणतः जो प्रोटोजोआ आते हैं। तो इस प्रोटोजोआ में आपको सिर्फ यही याद रखना है फिलहाल कि जो है यानी ये एक कोशिकीय प्रकार का होता है, और ये जो प्रायजलीय होता है और ये यूकेटिक भी होता है, और इसके अंतर्गत जो है जो युगलिना है या यगलिना है ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। अब आगे है, अगला है टॉपिक है यानी पादप। तीसरा में है पादप। पादप यानी प्लांट जो है इस जगत में प्राय सभी रंगीन जो बहुकोशिकीय। तो पादप क्या है, पादप जितना है वो सब बहुकोशिकीय के अंतर्गत आता है, और ये जो रंगीन है तो ये सब क्या हरा भरा टोटल रंगीन होता है। बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित है, इसमें शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय जो पौधे हैं ये सब इसी के अंतर्गत आता है। तो इसमें सिर्फ पादप में आपको याद रखना है कि प्लांट जो है पादप जो है यानी ये बहुकोशिकीय होता है, और इसमें जो है शैवाल हो जाएगा, मांस हो जाएगा, और जो है पुष्पीय या अपुष्पीय जो बीजीय पौधा है वो इसी के अंतर्गत आता है। तो सिंपल आपको अभी याद रखना है कि शैवाल के बारे में, शैवाल जो है किसके अंतर्गत आता है, तो प्लांट के अंतर्गत आता है यानी पादप के अंतर्गत आता है। अब आगे चौथा नंबर में है कवक के बारे में, जिसको हम लोग फंगी कहते हैं। ये जो कवक है इस जगत में यूकैरियोटिक तथा परपोषित जो है जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें अवशोषण द्वारा जो है पोषण होता है, इसे जो है इतरपोषी कहते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं, इसकी कोशिका भित्ति जो है काइटिन का बनी होते हैं। तो सिंपल इसमें आपको याद रखना है कि जो कोशिका है इसकी कोशिका भित्ति यानी कवक जो है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये काइटिन की बनी होती है, जो कि एक प्रकार का यानी जटिल शर्करा ये होता है। तो इसमें यही याद रखिएगा काइटिन का जो कोशिका भित्ति बनाता है किसका, कवक का होता है। आगे है अब जंतु के बारे में देख लेते हैं। ये जंतु जो है यानी इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु जो है जंतुस में भोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको जो है मेटाजोआ भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा जंतु वाला जो है इसे मेटाजोआ भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितार, मछली, उभयचर पक्षी, इसमें यही याद रखिएगा हाइड्रा के बारे में याद रखना है, उभयचर के बारे में याद रखिए, पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी जो है जीव ये सब जंतु के अंतर्गत आता है। जंतु आप लोग ऐसे भी ध्यान से याद रख ही सकते हैं, जो भी जीव जंतु है सब इसी में आ जाएगा, जंतु के अंतर्गत आएगा। ये 5 जो है जगत था जो कि आर.एस. विटेकर के द्वारा दिया गया था। और ध्यान रखिएगा जो वर्गीकरण जो किया गया है उस वर्गीकरण का जो आधारभूत इकाई था उसे जो है जाति यानी है, उसका आधारभूत इकाई क्या था, जाति या तो स्पीसीज इसको इंग्लिश में कहा जाता है, इसे नोट कीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं, अगला टॉपिक है जीवधारियों के नामकरण की द्विपद्धति। जो नामकरण की जो द्विपद्धति दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है, तो ये जो कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था 1753 ईस्वी में, यानी उसी के बारे में हम लोग देखते हैं, यानी द्विनाम पद्धति। तो द्विनाम पद्धति में इसमें यही याद रखना है जो पहला जो यानी ये पहला जो पद होता था, पद का शब्द जो है यानी उसमें वंश का जो है नाम जुड़ा होता है, और दूसरा में जाति जुड़ा हुआ था, यानी जो है जीएस याद रख सकते हैं, जी से हो जाएगा जेनरिक नेम तथा दूसरा हो जाएगा स्पेसिज नेम। इसी दोनों से जो उसका जो है यानी जो है यानी इसका नामकरण जो है किया गया है लिनियस के द्वारा। बस इसमें यही 2 बात को याद रखना, एक को याद रखना वंश, दूसरा जो है इसमें जाति का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं जैसे किया गया है, जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मनुष्य है, तो मनुष्य के बारे में देखिए, मनुष्य का जो कहेगा वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियन। तो होमो जो है इसका क्या बता रहा है, वंश के बारे में बता रहा है, और जो सेपियन है ये इसके जाति के बारे में बता रहा है। तो यही दोनों मतलब 2 शब्द है जिससे मिल करके जो है यानी इसका जो है नामकरण दिया गया है मनुष्य का, यानी होमो सेपियन जो है मनुष्य क्या हो जाए वैज्ञानिक नाम है। इस सबको जो है आपको याद रखना है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियन है। उसी तरह से मेंढक है यानी फ्रॉग जो मेंढक है इसका वैज्ञानिक नाम कहेगा तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा राना टिग्रिना जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। उसके तरह से कैट है, यानी कैट का भी है फेलिक्स डोमेस्टिका है, कुत्ता है इसको भी ध्यान रखिए कैनिस फैमिलीज है, गाय हो जाएगा बोस इंडिकस हो जाएगा, मक्खी है मुस्का डोमेस्टिका हो जाएगा। ये सब जो है वैज्ञानिक नाम है, इस सब को जो है याद करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये जो है पूछा जाता है। आम है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैग्नीफेरा इंडिका है। धान है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ओरिजा सेटिवा है। और गेहूं है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम इसका
वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। उसी तरह से मटर है, मटर का वैज्ञानिक नाम है पिजम सेटिवम है। और चना का कहेगा तो सीजर जो है यानी एरिटीनम इसका जो है वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और सरसों के बारे में पूछेगा तो सरसों का भी वैज्ञानिक नाम जो होता है ब्रासिका जो है कैम्प्रेस्टिस जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो बस इसमें यही याद कर लीजिएगा आप सब कि जो वैज्ञानिक नाम दिया है इसको याद कर लेना है। और साथ में जो है बस यही याद रखें पहला इसका जो वंश होता है, दूसरा जो है जाति होता है, इसी से इसका मिल करके नाम तैयार होता है। बाकी इसमें कुछ याद नहीं रखना है। अगला टॉपिक है यानी कोशिका विज्ञान। तो इससे ही बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका विज्ञान से। तो आइए इससे देखते हैं क्या क्या यानी जो इसमें दिया हुआ है। तो कोशिका विज्ञान में पहला है जीव द्रव, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा जीव द्रव जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और जीवधारियों का नामकरण जो है पुरकिंजे के द्वारा दिया गया। इसमें यही आपको याद रखना पहले कि जो जीव द्रव है इसका नामकरण जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो पुरकिंजे के द्वारा जो इसका नामकरण जो है किया गया है। और आगे है कि यह एक यानी तरल जो गाढ़ा रंगीन जो है पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। अजीवों की सारी जैविक क्रियाएं जो इसी के द्वारा जो है होती है, इसीलिए जो इसे जीव द्रव्य यानी जीवन के आधार जो है यानी जो भौतिक आधार कहते हैं। तो इसमें एक बार और याद रखिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा कि जीव द्रव्य का खोज किया गया पुरकिंजे के द्वारा। फिर याद रखना है कि जो जीव द्रव्य है इसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी बताइए जीवन की जो भौतिक आधार जो है किसे कहा जाता है, तो जीव द्रव्य को जो है जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीव द्रव्य का ये या इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। बस इतना ही बात, दो बात याद रखना है, एक पुरकिंजे के बारे में, एक जो है आपका जीवन का ये भौतिक आधार, यही याद रखना है। अगला है कि फिर जीव द्रव्य जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। इसको जो दो भागों में बांटा गया है, पहला हो जाएगा कोशिका द्रव्य जो कोशिका में द्रव्य रहेगा, दूसरा हो जाएगा केंद्रक द्रव्य जो केंद्रक में रहेगा। देखिए कोशिका द्रव्य को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो यह जो कोशिका में केंद्रक एवं जो कोशिका जो झिल्ली होता है उसके बीच में रहता है। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जो कोशिका द्रव्य है यानी साइटोप्लाज्म जो है ये कहाँ पे रहता है, तो ये जो रहता है यानी केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में जो है पाया जाता है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य पाया जाता है। वही कहेगा केंद्रक द्रव्य कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है केंद्रक के अंदर में रहता है। कौन, केंद्रक द्रव्य। इसका नाम से ही पता चल जाएगा कि केंद्रक द्रव्य है, ये केंद्र में रहेगा। अब आगे देख लेते हैं जीव द्रव्य का जो है लगभग इसमें 99% भाग जो है 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन कौन तत्व है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन होगा। बस इतना ध्यान नहीं रखना, यही याद रखिए कि इसका जो है यानी 99% जो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलके बना होता है। और जीव द्रव्य का लगभग जो 80% जो भाग होता है वो जल होता है। तो इसको याद रखना है कि जीव द्रव्य का लगभग कितना % भाग उसमें जल होता है, तो 80% जो है उसमें जल होता है। बाकी जो बच गया वो सब अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात इसमें कहेगा तो 81 एवं जो है 19 का इसका रेशियो होता है। कोशिका के बारे में यानी सेल जो है कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। तो ध्यान रखें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई जो है क्या होता है, तो वो जो है सेल होता है यानी कोशिका होता है। और आगे है कि एंटोन वैन लीeuwenhoek ने पहली बार कोशिका को देखा और इसका जो है वर्णन किया था। अगला है कि कोशिका के अध्ययन के लिए जो है कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को जो है यानी साइटोलॉजी कहा जाता है। तो ध्यान रखें क्वेश्चन पूछा जाता है बताइए कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी जो है कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। उसके बाद आगे है कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने जो है 1665 में किया था। इसीलिए जो है कहा जाता है कि कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखें कोशिका की खोज कहेगा तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया है। और सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कहेगा तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा हो जाएगा। तो ध्यान इसको भी याद रखना है कि सबसे जो है छोटी कोशिका जीवाणु कहेगा कौन है, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा जो है ये हो जाएगा। और सबसे लंबी जो है तंत्रिका जो है यानी सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र की कोशिका होता है, इसे भी ध्यान रखना। सबसे छोटी हो जाएगा यानी कोशिका जीवाणु यानी माइकोप्लाज्मा जो है गैलीसेप्टिकमा हो जाएगा। और सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका जो तंत्र है इसकी जो सबसे लंबी कोशिका यानी होता है। और सबसे जो है बड़ी कहेगा सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग जो अंडा है यानी ऑस्ट्रिच का जो अंडा है एग है उसका जो है यानी सबसे जो है बड़ा जो है उसका यानी सेल होता है, कोशिका होता है।
शुतुरमुर्ग के अंडे का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए सबसे बड़ा कोशिका जो है किसका होता है, तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है यानी उसका होता है। अब आगे है यानी कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो इसमें से ये ध्यान रखना है कि जो कोशिका सिद्धांत है इसका प्रतिपादन जो किया गया ये किया गया है यानी स्लाइडेन एवं स्वान, इसने याद रखना है आपको कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, स्लाइडेन एवं स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसके बाद आगे कुछ नहीं ध्यान रखना है। अब आगे इसमें है कि पहली बार यानी रुडोल्फ विर्चाउ ने स्पष्ट किया कि कोशिका यानी विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण जो है पूर्व यानी स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो विर्चाउ यानी रुडोल्फ जो विर्चाउ है इसने बताया है कि कोशिका का जो निर्माण होता है यानी उसमें जो यानी मौजूद यानी पहले से जो कोशिका है उसी के द्वारा जो है नई कोशिका का निर्माण होता है, ये बताया गया है रुडोल्फ विर्चाउ के द्वारा बताया गया, इसे भी ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं कोशिका सिद्धांत की कुछ बातें हैं, मुख्य बातें क्या क्या दिया हुआ है कोशिका सिद्धांत की क्या क्या बातें हैं। जैसे पहला है यानी सभी जीव जो है कोशिका एवं कोशिका यानी उत्पाद से बने हैं। तो कहने का मतलब जितना भी जीव है वो सब कोशिका या कोशिका का जो उत्पाद है उसी से जो है वो बना होता है, ये कोशिका सिद्धांत में कह रहा है। और दूसरा कह रहा है कि सभी कोशिकाएं पूर्व जो स्थित जो कोशिकाओं से निर्मित होता है, जो कि विर्चाउ के द्वारा ऊपर में कहा भी गया है, उसी से जो है यानी पूर्व स्थित जो कोशिकाओं से निर्मित यह होती है। और तीसरा है कि कोशिकाओं का निर्माण जिस क्रिया से होता है यानी उसमें केंद्रक यानी मुख्य अभिकर्ता होता है, यानी जिस भी क्रिया से कोशिका का निर्माण होता है तो उसमें केंद्रक का जो है महत्वपूर्ण जो है भूमिका रहता है। तो यही 3 गो बात है कोशिका सिद्धांत के बारे में, इसको ध्यान से रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका 2 शब्द मतलब जो है कोशिका जो है 2 प्रकार के होते हैं। तो कोशिका 2 प्रकार कौन कौन हो जाएगा, पढ़े थे प्रोकैरियोटिक ऊपर में और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन जो है ये नहीं होती है, इसमें जो है क्रोमेटिन नहीं बनता है, केवल जो है डीएनए का जो है सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में यानी पड़ा रहता है। अतः कोई जो आवरण जो है इसे घिरा हुआ नहीं रहता है, अतः इसमें जो है केंद्रक नाम की कोई जो है यानी विकसित कोशिकांग नहीं होता है। तो सिंपल सा बात है, प्रोकैरियोटिक है यानी ये पहले वाला है, ये उतना विकसित नहीं है, तो इसका केंद्रक जो इसमें नहीं पाया जाता है। यही ध्यान रखिएगा, इसमें से जीवाणु आता है, नीलहरित शैवाल आता है, ये सब जो आ जाएगा इसमें प्रोकैरियोटिक में आता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक के बारे में इतने बात आपको याद रखना है कि इसमें जो केंद्रक का नहीं पाया जाता है, और साथ में इसका उदाहरण है जीवाणु है, नीलहरित शैवाल है, ये सब प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, दूसरा होगा यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक जो है यूकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोहरी जो है यानी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा जो सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। सिंपल सा इसमें जो प्रोकैरियोटिक था उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता था, इसमें जो केंद्रक पाया जाता है, इतने याद रखना है आपको। जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा जो इसके अलावा जो केंद्रिका यानी होता है। तो वही है केंद्रक है, तो केंद्रिका इसमें पाया जाता है किसमें, यूकैरियोटिक में। अब इसका कुछ अंतर है, उसमें देख लेते हैं हम लोग इसका अंतर क्या दिया हुआ है। पहला है इसका है कि कोशिका भित्ति के बारे में। तो कोशिका भित्ति जो होता है यानी ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक में जो है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तो इसका जो कोशिका भित्ति होता है किसका, प्रोकैरियोटिक का, तो इसका जो प्रोटीन या तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है किसका, प्रोकैरियोटिक का। वही यूकैरियोटिक का कहेगा तो इसका सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। तो इतना बात आपको याद रखना है, जो कोशिका भित्ति होता है प्रोकैरियोटिक का तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, वही कहेगा यूकैरियोटिक का तो वो सेल्यूलोज का बना होता है। उसके बाद आगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यानी प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, यानी उतना विकसित नहीं है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है और इसमें जो है उपस्थित होता है यूकैरियोटिक में। उसके बाद इंडोप्लाज्मिक तो हो जाएगा अनुपस्थित होता है, इसमें जो उपस्थित होता है यूकैरियोटिक में। उसी तरह से आगे है राइबोसोम। राइबोसोम इसमें 70 प्रकार का पाया जाता है, इसमें प्रोकैरियोटिक में, और 80 प्रकार का पाया जाता है यानी यूकैरियोटिक में, तो 10 ऐसे जो है ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद गोल्जी का है, तो ये गोल्जी का जो है यानी ये भी अनुपस्थित होता है और आपका जो ये यूकैरियोटिक है उसमें उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली भी इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें जो है उपस्थित होता है। लाइसोसोम भी अनुपस्थित होता है, इसमें जो उपस्थित होता है। और डीएनए जो है यानी एकल यानी सूत्र के रूप में आता है। ध्यान रखिएगा इस टर्म को, डीएनए के बारे में, कि जो डीएनए होता है यूकैरियोटिक में तो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए होता है वो एकल यानी सूत्र के रूप में होता है। अब वही यूकैरियोटिक में कहेगा तो पूर्ण विकसित एवं जो दोहरे यानी सूत्र का के रूप में वो पाया जाता है। किसमें, यूकैरियोटिक में दोहरा वाला, और एकल वाला जो है प्रोकैरियोटिक में हो जाएगा।
उसके बाद आगे है कशाभिका। जो कशाभिका ये केवल जो जंतु तंतु में होता है और बाकी जो है यानी इसमें कुल 11 तंतु में होता है। और केंद्रिका जो अनुपस्थित होता है, जो आगे ही पढ़े हम लोग, इसमें उपस्थित होता है। सेंट्रियोसोल जो ये भी अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। और श्वसन, ध्यान रखिएगा, जो श्वसन होता है प्रोकैरियोटिक में वो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा जो इसमें होता है, यानी श्वसन जो होता है प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, ठीक है। और वही हो जाएगा यूकैरियोटिक में, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके द्वारा श्वसन होता है। उसके बाद लिंग प्रजनन जो है यूकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण जो है थाइलेकाइड में होता है, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसमें ज़्यादातर पेड़ पौधा आता है यूकैरियोटिक में, तो पेड़ पौधा में किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में ही तो प्रकाश संश्लेषण होता है। और उसके बाद कोशिका विभाजन ये अर्धसूत्री प्रकार का होता है। और ये यूकैरियोटिक जो है इसमें अर्धसूत्री भी हो सकता है और समसूत्री भी हो सकता है। इसको जो है ध्यान से रखिएगा याद। इसमें से एक बार और जो है इसका PDF भेज देंगे या जो बुक होगा तो वहाँ से आप लोग एक बार अपने से जो है ज़रूर कोशिश कीजिएगा पढ़ने का। और आगे है, अब देख लेते हैं कोशिका जो है इनके मुख्य भाग के बारे में देख लेते हैं क्या क्या भाग है। तो कोशिका का जो पहला भाग है कोशिका भित्ति, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इतना भी इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है बताइए केवल जो है पादप कोशिका में पाया जाता है क्या? तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाया जाएगा। और दूसरा है कि ये सेल्यूलोज का बना होता है। तो ये जो कोशिका भित्ति होता है पादप वाला, ये जो है सेल्यूलोज का बना होता है कोशिका भित्ति। और यह जो है कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायता करता है। तो कोशिका भित्ति क्या करता है? उसको निश्चित आकार देने में जो है सहायक होता है। और जीवाणु जो है, जीवाणु इसकी कोशिका भित्ति कहेगा तो पेप्टिडो जो है ग्लाइकेन का बना होता है। पूछा जाता है बताइए जो जीवाणु है, जीवाणु का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो वो हो जाएगा पेप्टिको जो है ग्लाइन का जो है पेप्टिडो ग्लाइकेन का बना होता है कोशिका भित्ति जीवाणु का। आगे है उसके बाद कोशिका झिल्ली के बारे में देखते हैं। कोशिका जो झिल्ली है यानी कोशिका झिल्ली के सभी अवयव यानी एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। हाँ, इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह जो है अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। कौन? कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य जो है कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से जो है यानी बाहर आने वाले पदार्थ का निर्धारण करता है कि कौन पदार्थ अंदर जाएगा, कौन पदार्थ बाहर आएगा। इसका निर्धारण जो करता है यही कोशिका झिल्ली के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद एक कोशिका झिल्ली जो ये लिपिड की बनी होती है। ध्यान रखें ये जो कोशिका झिल्ली है ये लिपिड का बना होता है। और लिपिड जो है एक यानी घटक है किसका? यानी फास्फोग्लिसराइड का ये घटक होता है लिपिड। अब बाद में जैव रासायनिक जो है यानी अनुसंधानों से स्पष्ट होता है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ध्यान रखिएगा यानी सबसे पहले कोशिका झिल्ली जो है लिपिड का बनी होती है। और ये लिपिड जो है एक घटक होता है, फास्फो जो है ग्लिसराइड का ये घटक होता है। और बाद में जब इसमें शोध किया तो पता चला कोशिका जो झिल्ली है वो प्रोटीन और जो है कार्बोहाइड्रेट से मिल करके बनता है। उसके बाद आगे नोट में दिया हुआ है कि कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 ईस्वी में सिंगर एवं जो निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो इसमें यही याद रखना है कि कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना जो है सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अब आगे तीसरा नंबर दिया हुआ है तारक का यानी सेंट्रोसोम के बारे में। तो सेंट्रोसोम की खोज जो है बोवेरी ने की थी। इसको ध्यान रख के क्वेश्चन पूछा जाता है बताइए तारक का खोज किसके द्वारा किया गया है? तो बोवेरी के द्वारा तारक की खोज की गई। और यह जो है केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इतना ध्यान रखना है कि तारक जो है जिसको हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं वो केवल जो है जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। और तारक यानी सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी संरचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। तो सेंट्रियोल जो है उसी यानी तारक के अंदर ही होता है। और समसूत्री विभाजन में यह जो ध्रुव का निर्माण करता है। इसमें सिर्फ यही याद रखें सेंट्रोसोम में कि ये जो है यानी ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। और इसका जो खोज किया गया सेंट्रोसोम का बोवेरी के द्वारा किया गया। और उसके बाद यानी तारक यानी सेंट्रोसोम में जो एक या दो कण जैसी संरचना होती है उन्हें जो है सेंट्रियोल कहते हैं। अब आगे है चौथा नंबर में है यानी अंतर्द्रव जालिका। तो अंतर्द्रव जालिका के बारे में देख लेते हैं हम लोग क्या है कि ये जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं की यानी कोशिका द्रव में जो है चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिका जालिका तंत्र बिखरा रहता है जिसे अंतर्द्रव जालिका कहते हैं। प्राय जो है राइबोसोम जो अंतर्द्रव जालिका के बाहरी जो है सतह पर चिपके रहते हैं। तो इसमें से यही याद रखना है
कि जो राइबोसोम है अंतर्द्रव जालिका के जो बाहरी वाला जो सतह है उसी पे ज़्यादातर चिपके रहता है, और जिसे जो अंतर्द्रव जालिका के सतह पर राइबोसोम मिलता है और खुदरी अंतर्द्रव जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर जो अंतर्द्रव जालिका यानी चिकनी हो जाती है। कैसी होती है? चिकनी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, अतः जो इसे चिकनी जो अंतर्द्रव जालिका कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? चिकनी द्रव जालिका कहा जाता है। उसी तरह से आगे है जो कि कोशिका प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रवण में सक्रिय भाग लेती है। तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में जो है भाग लेता है। कौन? राइबोसोम। उसके बाद इसमें है उनमें खुदरी अंतर्द्रव जालिका बहुतायत में मिलते हैं। चिकनी जो है अंतर्द्रव जालिका प्राय जो लिपिड जो है संश्लेषित में मुख्य जो है यानी स्थल होते हैं, और लिपिड की भांति जो है स्टेरॉइड जो है हार्मोन चिकने अंतर्द्रव जालिका में होते हैं। उसके बाद आगे है ER के बारे में, वही है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल कहते हैं इसको। ये जो है सभी वसाओं एवं प्रोटीन का जो है संचरण करता है, जो कि विभिन्न जो है झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करता है। तो कौन निर्माण करता है? तो ये हो जाएगा ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग सेल कहते हैं। उसके बाद आगे है राइबोसोम के बारे में। तो इस राइबोसोम के बारे में जान लीजिए। तो राइबोसोम का जो मुख्य जो कार्य होता है यानी ये होता है वही जो ER इससे पहले पढ़े थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में, यानी रफ वाला खुदरा वाला, उसी में जो है ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। कौन? राइबोसोम। इसमें सिर्फ यही याद रखना है कि ये राइबोसोम जो है यानी प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो है यानी उपयुक्त जो है इसका यानी स्थान प्रदान करता है। ये प्रोटीन संश्लेषण करता है, यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसीलिए जो है राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो इसमें यही याद रखिए राइबोसोम में कि राइबोसोम को जो प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। उसके बाद आगे इसमें कुछ नहीं ध्यान रखना है। उसके बाद आगे है नोट में दिया हुआ है स्तनी के जो है लाल रुधिर कण यानी राइबोसोम एवं अंतर्द्रव जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण तथा प्रोटीन संश्लेषण जो है नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जो स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अन्य जो है यानी परद्रव जालिका जो नहीं पाया जाता। किसमें? यानी जो लाल रुधिर कण में। लाल रुधिर कण द्वारा जो प्रोटीन जो है विश्लेषण नहीं होता है। अब आगे देख लेते हैं, अगला टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ध्यान रखिएगा, इसका खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया है और इसका नामकरण जो दिया गया बेंडा के द्वारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया है। और ध्यान रखिएगा इसी माइटोकॉन्ड्रिया को यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का जो शक्ति जो है यानी केंद्र कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इतना बात ही इसमें ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो इसका विभाजन करेगा कैसे होता है? इसका विभाजन जो है विखंडन के द्वारा जो इसका विभाजन होता है। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। उसके बाद अगला देख लेते हैं यानी DNA के बारे में। कि DNA जो है केंद्रक के अलावा, DNA तो केंद्रक में पाया ही जाता है, तो इसके अलावा और कहाँ जो है DNA पाया जाता है? तो और जो DNA पाया जाता है तो ये हो जाएगा पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और हरित लवक में पाया जाता है। तो ये तीन जगह जो है जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो ये जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है इस प्रकार का। उसके अगला टॉपिक है गोल्जी का यानी गोल्जी बॉडी। इसका खोज जो कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया है और इसे यही ध्यान रखना है गोल्जी काय को कि ये जो है यातायात प्रबंधन भी इसे कहा जाता है। किसको? गोल्जी काय को यातायात प्रबंधन कहा जाता है। उसके बाद आगे है क्वेश्चन हो जाए आगे लाइसोसोम है। 8वां टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम ध्यान रखिएगा इसका खोज जो डी डुवे के द्वारा किया गया है, इसमें यही याद रखना है। और बाकी जो लाइसोसोम है इसको जो आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसे जो है यानी आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसे? लाइसोसोम को कहा जाता है। बस इतने दो बात याद रखना है। उसके बाद आगे यानी जो है स्तनधारियों में लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम जो नहीं पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। जो भी स्तनधारी है उसमें लाल रक्त कणिका जो है RBC, उसमें जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अगला टॉपिक है 9 है। तो 9 में दिया हुआ है कि लवक के बारे में, जिसको हम लोग प्लास्टिक कहते हैं। यह जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आता है बताइए जो है लवक किसमें पाया जाता है? तो केवल पादप कोशिकाओं में लवक पाया जाता है। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है हरित लवक, दूसरा हो जाएगा अवर्णी लवक और तीसरा होता है वर्णी लवक। यानी हरित लवक, अवर्णी लवक जिसको हम लोग ग्लूकोप्लास्ट कहते हैं अवर्णी लवक को, और वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। यही 3 गो होता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं एक एक करके हरित लवक। तो हरित लवक जो है ये क्या होता है? ये हरा रंग का होता है हरित लवक, क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ यानी पर्णहरित जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल, ये जो है पाया जाता है।
इसी की सहायता से यानी पर्णहरित जो क्लोरोफिल है, इसी की सहायता से पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण जो है करता है और भोजन बनाता है। इसलिए जो हरित लवक को पादप कोशिकाओं का रसोई घर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यानी जो पादप जो हरित लवक है, इस हरित लवक को जो है पादप कोशिकाओं का रसोई घर कहा जाता है। और इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है, किसमें, यानी जो हरित लवक है इसमें राइबोसोम पाया जाता है। उसके बाद आगे है, नोट में दिया हुआ इसमें कि पत्तियां का रंग जो है पीला जो होता है, पत्ती का रंग पीला क्यों होता है, तो उसमें जो कैरोटीन के निर्माण होने के कारण जो है इसका रंग जो है पीला पड़ जाता है पत्तियों का। उसके बाद अगला है यानी अवर्णीय लवक, जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ये रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है, यानी रंगीन ये नहीं होता, रंगहीन होता है, रंग इसमें नहीं होता है। ये पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता है, यानी जहाँ पर सूर्य की प्रकाश नहीं पहुँच पाता है वहीं पर जो है ये अवर्णीय लवक जो है पाया जाता है। जैसे कि जड़ों में, जैसे जड़ में पाया जाता है, यानी भूमिगत जो तना होता है उसमें पाया जाता है, ये सब यानी अवर्णीय लवक पाया जाता है। इतना ध्यान रखिएगा। और इसी में जो है भोजन के पदार्थों का संग्रहण जो है करने वाला ये लवक है। उसके बाद है वर्णीय लवक के बारे में। वर्णीय लवक जो होता है ये रंगीन यानी जो है लवक होता है, इसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ये प्राय लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भागों जैसे पुष्प, फल, भित्ति और जीव आदि में क्या होता है, ये पाया जाता है, बीज आदि में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा। उसके बाद आगे है वर्णीय लवक के अन्य जो उदाहरण के बारे में देख लेते हैं। जो रंगीन कलर वाला है वर्णीय लवक, इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे टमाटर का जो रंग लाल होता है, क्यों होता है, उसमें लाइकोपीन पाया जाता है, लाइकोपेन पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका रंग क्या होता है, टमाटर का लाल होता है। उसके बाद गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। चुकंदर में जो है विटामिन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सब पूछा जाता है कि बताइए चुकंदर में क्या पाया जाता है, विटामिन, और लाइकोपिन किसमें पाया जाता है, टमाटर में, और कैरोटीन कहेगा तो गाजर में। इस सबको याद रखिएगा। उसके बाद नोट में यहाँ पे है कि वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो पेड़ पौधा है उसको जो पराबैंगनी किरण जो ऊपर से आती है तो उससे बचाता कौन है, तो फाइकोसाइनिन, यही फाइकोसाइनिन है। फाइकोसाइनिन जो है बचाता है यानी पराबैंगनी किरणों से पौधे को। अगला टॉपिक है रसधानी। तो रसधानी जो है यानी इसको ध्यान रखिएगा, यह जो है कोशिका का जो निर्जीव यानी जो है ये रचना है, जिसमें तरल यानी पदार्थ जो भरी होती है। और ध्यान रखिएगा ये जंतु में यानी यह अनेक एवं जो बहुत यानी छोटी होती है। जंतु में जो होता है रसधानी बहुत छोटी होती है, वही पादप में कहेगा ये जो है यानी इसका स्थान जो बड़ा होता है रसधानी का पादप में। बस इतना ही याद रखिएगा। और रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है, जिसे जो है यानी टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये रसधानी जो है अगर एकल झिल्ली से जो घिरा रहेगा उसे हम लोग कहेंगे टोनोप्लास्ट कहते हैं। और अमीबा में संकुचनशील रसधानी यानी उत्सर्जन के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। बस इसे ही ध्यान रखिएगा। अगला है केंद्रक के बारे में। केंद्रक के बारे में अभी जस्ट पढ़े थे और पढ़ लेते हैं। केंद्रक जो है इसका खोज जो है यानी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो केंद्रक का खोज किया गया है। और इसमें से ध्यान रखिएगा कि यह जो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, कौन, केंद्रक। यह कोशिका के प्रबंधन के समय कार्य करता है। केंद्रक द्रव में जो धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है। इसे जो क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जाल के रूप में रहता है तो उसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन जो है नाम जो है फ्लेमिंग के द्वारा जो है क्रोमेटिन का नाम दिया है। यह प्रोटीन, हिस्टोन एवं जो है डीएनए का जो है बना होता है। ध्यान रखें, क्रोमेटिन बना होता है, किसका बना होता है, डीएनए व प्रोटीन हिस्टोन का ये बना होता है। और कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़ कर अनेक यानी मोटे एवं छोटे धागे के रूप में बदल जाता है। और इन जो धागों को जो आगे चल के क्या कहते हैं, गुणसूत्र यानी कहा जाता है। उसके बाद आगे है, इसमें दिया हुआ कि जो मानव है, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, और चिंपांजी में है 24 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, और बंदर में 21 जोड़ी गुणसूत्र जो है ये सब पाया जाता है। उसके बाद आगे है कि प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में दो जो है परस्पर यानी लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते हैं जिसे क्रोमोनीमाटा कहा जाता है। ध्यान रखिए ये क्रोमोनीमाटा हो जाएगा। उसके बाद आगे है, आगे ध्यान रखिएगा यहाँ पे है। अब आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में, डीएनए जो है डीएनए एवं आरएनए की संरचना के बारे में देख लेते हैं। तो डीएनए एवं आरएनए की जो संरचना है, डीएनए की अधिकांश मात्रा यानी केंद्रक में होती है। तो डीएनए की अधिकांश मात्रा कहाँ पे होता है, केंद्रक में ज़्यादातर पाया जाता है। यद्यपि इसकी जो कुछ मात्रा जो है माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में भी पाया जाता है। जो हम लोग आगे ऊपर में देखे थे कि डीएनए जो है केंद्रक में पाया जाता है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और हरित लवक में
पाया जाता है। डीएनए जो है यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। और ध्यान रखिएगा ये डीएनए है, डीएनए की कहेगा खोज किसने किया है, तो डीएनए का जो खोज किया गया है ये किया गया है जोहान फ्रेडरिक मीसर के द्वारा जो है डीएनए का खोज किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आगे इसमें दिया हुआ डीएनए का जो इसमें यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है उसके बारे में बताया गया है। एक हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड और दूसरा हो जाएगा यानी फॉस्फेट। तो इसमें जो न्यूक्लियोसाइड होता है ये इसमें शुगर और बेस होता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, यानी बेस यानी क्षार जो है डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, डीएनए में जो क्वेश्चन आ सकता है बताइए डीएनए में कितने प्रकार का क्षार उपस्थित होता है, तो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो वो क्षार हो जाएगा एडानिन हो जाएगा जिसको ए कहेंगे, ग्वानिन हो जाएगा इसको जी कहेंगे, जी से डिनोट करेंगे, और थायमिन टी हो जाएगा, और साइटोसिन जो है सी हो जाएगा। यही 4 वो हो जाएगा। कौन कौन, एडानिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। और डीएनए में अणुओं की संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव जो थायमिन से और साइटोनिन सदैव जो है यानी किससे, ग्वानिन से जुड़ा होता है। यहीं पे जो दिया हुआ यहाँ पे स्ट्रक्चर यानी एडेनिन जो है ये थायमिन के साथ जुड़ा हुआ है और ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें से ध्यान रखिएगा एडेनिन जो थायमिन के साथ जो जुड़ता है ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, और ग्वानिन जो साइटोसिन के साथ जुड़ता है ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, बताइए एडेनिन जो थायमिन जुटेगा ये कितना बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों तो डबल बॉन्ड बनाता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आगे है कि 1953 में जे.डी. वाटसन एवं क्रिक्स ने डीएनए की द्विकुंडली जो है मॉडल प्रतिपादन किया। तो डबल हेलिक्स इसको मॉडल कहते हैं। इसका जो प्रतिपादन किया वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया है। लेकिन डीएनए का खोज किया गया है किसके द्वारा, मिस्र एवं जो फ्रेडरिक के द्वारा डीएनए का खोज किया गया है। लेकिन यहाँ पे वाटसन क्रिक ने क्या दिया था, डबल हेलिक्स जो मॉडल है उसके संरचना के बारे में इसने प्रतिपादित किया है। उसके बाद डीएनए के कार्य के बारे में देख लेते हैं क्या है। डीएनए ये जो है सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। और जीन जो इसकी जो इकाई है, क्वेश्चन है बताइए जीन जो है किसकी इकाई है, तो ये हो जाएगा जो डीएनए है इसकी इकाई जो है जीन हो जाएगा। और ये जो है प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, कौन, तो डीएनए। उसका प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो किया गया हरगोविंद जो खुराना है इसके द्वारा जो है यानी सबसे पहले जो डीएनए है उसका प्रयोगशाला में यानी जो है संश्लेषण किया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब आगे देखते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए का जो निर्माण होता है डीएनए से ही जो आरएनए का निर्माण होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आरएनए अलग से नहीं बनता है, डीएनए से ही आरएनए बनता है। और इस क्रिया में डीएनए की एक जो है श्रृंखला पर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है और इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संस्कर का निर्माण करता है, जिसमें नाइट्रोजन बेस यानी थायमिन स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। इसमें जो देखिए एडेनिन जो डीएनए था उसमें 4 प्रकार का क्षार था। कौन कौन था, एडेनिन था, ग्वानिन था, थायमिन था और साइटोसिन था। तो इसमें क्या होता है आरएनए में कि इसमें थायमिन जो होता है, थायमिन इसी के स्थान पे जो है यानी यूरेसिल आके जुड़ जाता है। तो ये यूरेसिल जब जुड़ जाएगा यानी थायमिन के स्थान पे यूरेसिल, तब ये क्या बन जाता है, तब ये जो है यानी आरएनए बन जाता है। कुछ समय बाद फिर ये आरएनए की जो है समजात श्रृंखला यानी अलग हो जाती है। और उसके बाद आगे है आरएनए के बारे में देख लेते हैं कितना प्रकार की आरएनए है। तो आरएनए जो है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है आरएनए जिसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम पर जो है लगे रहते हैं और जो प्रोटीन संश्लेषण में ये क्या होता है, सहायता करते हैं। कौन, आर जो है राइबोसोम जो है आरएनए। तो हम लोग ऊपर में पढ़े थे राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में। उसी तरह से यहाँ पे आर जो है यानी आरएनए है जिसमें कि राइबोसोमल हो जाएगा, तो जो है यानी प्रोटीन संश्लेषण में ये सहायक होता है। उसके बाद आगे है टी यानी ट्रांसफर आरएनए। तो ये जो प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के जो अम्ल यानी एमिनो अम्ल को राइबोसोम पर जो लगते हैं उसको जो है प्रोटीन बनाता है। जो ट्रांसफ़र जो है आरएनए का काम होता है, यहाँ पे प्रोटीन बनता है। और उसके नोट है कि प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो है कि प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो ट्रांसलेशन जो कहते हैं प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को। उसके बाद एमआरएनए है जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। यह केंद्रक के बाहर विभिन्न जो है यानी आदेश लेकर एमिनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। यानी ये आदेश लेता है केंद्रक से, कहता है किसको चुनना है या नहीं चुनना है, जो एमिनो अम्ल अच्छा लगेगा उसको जो है यानी ये चुन लेता है। तो वही हो जाएगा एमआरएनए यानी मैसेंजर का काम करता है ये। अब आज आरएनए और डीएनए में कुछ अंतर देख लेते हैं, क्या है डीएनए आरएनए में अंतर। तो डीएनए जो है और आरएनए है, तो डीएनए क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबो जो है यानी शर्करा होती है, और आरएनए जो है राइबो
भोज शर्करा होती है। इस यानी इसमें जो बेस होता है एडेनिन हो जाएगा, जो ऊपर में पढ़े थे ग्वानिन है, थाइमिन है और साइटोसिन है, ये क्या है, ये इसमें बेस है। और इसका जो बेस है यानी थाइमिन के जगह पे जो है क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाता है। बस यही एगो इसमें बदलता है। और उसके बाद यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए जो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में, लेकिन जो आरएनए है केंद्रक एवं जो है जो कोशिका द्रव्य है वहाँ भी पाया जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य जो है वहाँ भी पाया जाता है, कौन, केंद्रक पाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, डीएनए जो मुख्यतः पाया जाता है केंद्रक में। आगे है पादप एवं जंतु में जो है अंतर के बारे में आइए देख लेते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। पादप कोशिका जो है यानी इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में जो होता है कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें जो है यानी लवक पाई जाती है और जंतु कोशिका में जो लवक होता है ये नहीं पाया जाता है। और पादप कोशिका में जंतु तारक का यानी सेंट्रोसोम है ये भी जो है यानी क्या होता है, अनुपस्थित रहता है। और इसमें जो है जंतु कोशिका में तारक का सेंट्रोसोम पाया जाता है। उसके बाद रिक्तिका जो कि बड़ी होती है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में छोटी होती है, जो ऊपर हम लोग पढ़े भी थे। इसका आकार लगभग आयताकार होता है, इसका जो है वृत्ताकार होता है। जंतु कोशिका का जो यानी आकार हो जाएगा लगभग क्या हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। और इसका जो है यानी पादप कोशिका का जो आकार है ये लगभग आयताकार होता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं इधर क्या है। उसके बाद कोशिका विभाजन के बारे में आइए देखते हैं। जो कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन सर्वप्रथम जो है 1855 ईस्वी में विरचाऊ ने जो है देखा था। ध्यान रखिए, कोशिका विभाजन के बारे में किसने देखा था, तो विरचाऊ ने देखा था। और कोशिका के विभाजन जो है मुख्यतः 3 जो प्रकार होता है, कौन कौन, एक हो जाएगा यानी असूत्री विभाजन जिसमें कि इसको कहते हैं एमीटोसिस, दूसरा हो जाएगा समसूत्री विभाजन जिसको कहते हैं मीटोसिस, और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। यानी कोशिका में जो है ये 3 प्रकार का जो है विभाजन होता है। तो आइए देखते हैं करके क्या है असूत्री विभाजन जिसको हम लोग एमीटोसिस कहते हैं। इसमें से यही याद रखना है कि यह जो विभाजन अविकसित कोशिकाओं में यानी जो अविकसित यानी जो कोशिका रहेगा यानी उसमें जो है ये होता है। तो जीवाणु हो जाएगा, नीलहरित शैवाल में होता है, ईस्ट अमीबा और प्रोटोजोआ में जो है क्या होता है असूत्री जो विभाजन होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बताइए असूत्री विभाजन किस में होता है, तो जीवाणु हो जाएगा, नीलहरित शैवाल में होगा, ईस्ट में होगा और अमीबा और प्रोटोजोआ में क्या होता है असूत्री विभाजन होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एमीटोसिस। और वही कहेगा समसूत्री विभाजन किस में होता है, तो जिसको हम लोग मीटोसिस कहते हैं। ये समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक यानी जो वाल्थेर फ्लेमिंग ने जो है देखा था। ध्यान रखिएगा समसूत्री विभाजन के बारे में। उन्होंने सन 1882 ईस्वी में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। यह विभाजन जो है कायिक कोशिका में होता है। इसमें यही याद रखना है कि सम जो सूत्री विभाजन है ये किस में होता है, जो कायिक प्रकार का जो कोशिका है उसी में जो है यानी ये समसूत्री विभाजन होता है। और असूत्री विभाजन किस में होता है, तो जीवाणु, नीलहरित शैवाल, अमीबा इस सब में होता है असूत्री विभाजन होता है। उसके बाद आगे है यानी अगला है कि अध्ययन की सुविधा के लिए जो है यानी समसूत्री विभाजन को 5 जो है चरणों में बांटा गया है जिसमें इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज और ये सब है। तो इस सब के बारे में अभी नहीं जानना है। उसके बाद अगला है कि समसूत्री विभाजन के पश्चात जो है यानी कौन सा आता है एनाफेज सबसे जो छोटी होती है जो कि यानी जो है 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाता है। जो समसूत्री विभाजन के पश्चात यानी जो एनाफेज होता है ये सबसे यानी जो छोटी होती है 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। उसके बाद अब अगला देखते हैं, तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। तो ये जो अर्धसूत्री विभाजन है जिसको हम लोग मियोसिस कहते हैं, ये जो है यानी फर्म तथा मूरे के द्वारा जो है यानी फार्मर तथा मूरे ने जो है इस कोशिका को जो अर्धसूत्री विभाजन को जो है नाम दिया। और अर्धसूत्री विभाजन की खोज जो है यानी वीजमैन के द्वारा किया गया है। तो अर्धसूत्री विभाजन का खोज किसके द्वारा किया गया है, वीजमैन के द्वारा किया गया है। लेकिन जो है इसका सर्वप्रथम जो विस्तृत अध्ययन जो है यानी स्ट्रासबर्ग ने 1888 ईस्वी में दिया। यह विभाजन जो है जनन कोशिकाओं में होता है। इतना ही याद रखना है आपको कि जो अर्धसूत्री विभाजन है ये होता किस में है, तो जनन जो कोशिका है उसमें जो अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो 3 प्रकार का हम लोग विभाजन जो पढ़े, कौन कौन फिर से देख लेते हैं। पहला पढ़े हम लोग क्या असूत्री जो कि जीवाणु में होता है, नीलहरित शैवाल में होता है और जो है अमीबा प्रोटोजोआ में होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े क्या समसूत्री जो कि कायिक जो कोशिका होता है उसमें होता है यानी समसूत्री होता है। उसके बाद तीसरा हम लोग पढ़े क्या, तीसरा पढ़े यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन जो कि यानी जनन कोशिकाओं में ये होता है। बस इतना हम लोग को याद रखना है। उसके बाद आगे है ये भी अर्धसूत्री विभाजन, ये भी 2 चरणों में होता है। इसका पहला चरण है अर्धसूत्री 1, अर्धसूत्री 2। तो इतना जो है हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। उसके बाद आगे है
प्रोफेज वन, जो प्रोफेज जो वन है ये जो है लंबी अवस्था यानी ये होती है, जो कि 5 जो है यानी उप अवस्थाओं में पूरी होती है, ये वाला प्रोफेज वन वाला। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं लेप्टोनिन। लेप्टोनिन क्या है? ये जो लेप्टोनिन है ये गुणसूत्र यानी उलझे हुए पतले धागे की तरह दिखाई पड़ता है। इन्हें जो क्रोमो जो है निमेटा कहते हैं और गुणसूत्रों की संख्या द्विगुनी होती है, इसको भी याद रखिएगा। इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है यानी द्विगुनी यानी डाइपोल्ड होती है। उसके बाद है जाइगोट के बारे में देख लेते हैं। जाइगोट यानी जो जाइगोटिन क्या है, यानी ये जो है समजात गुणसूत्र एक साथ होकर यानी जोड़े बनाते हैं, जिसे यानी सिनेप्सिस कहते हैं। सेंट्रियोल एक जो है दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर जो है यानी जो है चले जाते हैं। और ध्यान रखिएगा प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका यानी जो है बड़ी हो जाती है। जब प्रोटीन संश्लेषण और आरएनए संश्लेषण होगा तब जो केंद्रिका होता है वो बढ़ जाता है। अगला टॉपिक है, अगला दिया हुआ तीसरा में है यानी पैक्टिन। तो पैक्टिन जो है प्रत्येक इन जोड़ों के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। इतना इसमें से नहीं देखना है। अब आ जाइए हम लोग देखते हैं इधर क्या दिया हुआ है। यहाँ पे नोट में दिया हुआ है यानी क्रॉसिंग ओवर हमेशा जो नॉन जो है स्टिर क्रोमेटिन के बीच यानी होता है। उसके बाद अगला दिया हुआ इसमें क्या यानी डिप्लोटिन दिया हुआ है। इसमें कोई खास है नहीं, इसको नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देते हैं अभी। उसके बाद आगे है डायकिनेसिस। ये भी डायकिनेसिस के बारे में कोई खास नहीं है। अब यहाँ पे इसको याद रखिएगा कि अर्धसूत्री विभाजन यानी 2 जो है यानी समसूत्री विभाजन के समान होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन में जो है एक जनन कोशिका यानी पेरेंट सेल से 4 जो है संतान कोशिकाओं का निर्माण होता है, किसमें? अर्धसूत्री विभाजन में। उसके बाद आगे देख लेते हैं समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन में क्या क्या अंतर है, उसको हम लोग देखते हैं। ये समसूत्री विभाजन और ये अर्धसूत्री विभाजन जो है यानी समसूत्री हम लोग पढ़े थे ये कायिक जो है कोशिकाओं में होता है, और अर्धसूत्री जो है ये जनन कोशिकाओं में होता है, जो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। और इस विभाजन में जो है कम समय लगता है। जो समसूत्री होता है कायिक वाला, इसमें कम विभाजन लगता है, और अर्धसूत्री जो विभाजन होता है इसमें अधिक समय लगता है। उसके बाद इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है, लेकिन ये जो है आपका अर्धसूत्री वाला इसमें जो है 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसके बाद संतान कोशिकाओं के जनक जैसे ही जो है गुणसूत्र होने के कारण जो आनुवंशिक जो है विविधता नहीं इसमें होती है, लेकिन इसमें जो है यानी आनुवंशिक जो है विविधता होती है। इसमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थ में आदान प्रदान जो नहीं होता है, लेकिन इसके गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है, किसमें? अर्धसूत्री में। उसके बाद इसकी जो है प्रोफेज अवस्था छोटी होती है, लेकिन इसकी जो प्रोफेज अवस्था है लंबी होती है अर्धसूत्री की। तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक है जैव विकास के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में जो जैव विकास में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ये है कि प्रारंभिक जो निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिक जो है जीवों की उत्पत्ति को हम लोग जैव विकास कहते हैं। इसकी जो है धारणा जो दिया गया लेमार्क, डार्विन, उसके बाद जो है डी व्रीजा आदि ने जो है यानी जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध किया। तो इसमें से देख लेते हैं हम लोग, इसमें जो मेन चीज़ है वो देख लेते हैं। पहले इसमें समजात अंग के बारे में देख लेते हैं। समजात अंग क्या है? समजात जो अंग है इसमें ये जो है होमोलोजियस जो ऑर्गन है, इन ऐसे अंग जो विभिन्न जो है कार्यों के लिए आयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखता है, परंतु मूल संरचना जो है एवं भ्रूणीय जो परिवर्तन के समान होते हैं, जैसे समजात अंग कहलाता है। जैसे में सील के जो है यानी फ्लिपर और चमगादड़ के पंख, घोड़े की जो अगली टांग और बिल्ली का पंजा, मनुष्य का हाथ में मौलिक जो संरचना एक जैसी होती है। इसकी संरचना जो है एक होती है, उसको जो हम लोग समजात अंग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा पूछा जाता है। यानी जो है चमगादड़ के पंख, घोड़े के जो अगली टांग और बिल्ली का जो है पंजा और मनुष्य का हाथ, ये सब जो है यानी किसमें आता है? समजात अंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद यहाँ पे है चमगादड़ के पंख यानी जो उड़ने के लिए, ठीक है, और वही जो है जो इस सील के जो है फ्लिपर है ये तैरने के लिए, और घोड़े की जो टांग है दौड़ने के लिए, तथा मनुष्य का हाथ जो वस्तु पकड़ने के लिए अनुकूलित ये सब होता है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका संरचना जो है यानी समान है, इसीलिए इसे समजात कहा जाता है। वही एक आता है समरूप के बारे में।
तो वह समरूप के बारे में कहेगा, यानी जो है इसकी जो है समरूप में क्या है कि ऐसे अंग जिसका समान कार्य के लिए जो उपयोग हो जाने के कारण जो समान दिखाई देते हैं, तो जो है उसे क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। जिसका कार्य समान हो उसे समरूप कहेंगे। इसका उदाहरण है तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख। ठीक है, उनके कार्य जो है करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति जो अलग अलग ढंग से हुई है। यानी जो तितली का जो पंख है और पक्षियों का तथा चमगादड़ का जो पंख है, इन लोगों का उत्पत्ति जो अलग अलग हुई है, लेकिन दोनों का कार्य क्या है, समान है। दोनों उड़ने में ही काम, दोनों का मतलब काम आता है पंख, इसीलिए कह रहा उत्पत्ति जिसका अलग अलग ढंग से हो लेकिन कार्य समान हो उसके समरूप कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, समरूप और जो है इस सब में पूछा जाता है समजात के बारे में। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए, तितली के पंख की रचना शरीर जो है यानी भित्ति के यानी भांज द्वारा, और पक्षियों की पंख की संरचना जो है उसकी अग्रपाद से यानी जो है यानी परों द्वारा जो है, और चमगादड़ के पंख की जो है रचना हाथ की 4 लंबी अंगुलियों तथा जो है यानी छड़ के बीच फैली त्वचा से हुई है। इसीलिए यानी उत्पत्ति अलग अलग है लेकिन कार्य जो है समान है। उसके बाद अगला टॉपिक देख लेते हैं, इसमें क्या है, अवशेषी अंग, यानी जो है वेस्टिजियल जो है ऑर्गेन, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गेन है, अवशेषी अंग है। ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण जो है विकसित होते हैं, परंतु जो वातावरणीय परिस्थिति में बदलाव से इनका जो है महत्व समाप्त हो जाने के कारण जो है विकास क्रम में उनका कृमिक जो है यानी लेप यानी होने लगा। जैसे देखिए उदाहरण के रूप में अवशेषी अंग कौन है, यानी जो है कर्णपल्लव और त्वचा के बाल और वर्मीफॉर्म यानी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो पाया जाता है ये क्या है, ये भी तो एक प्रकार का अवशेषी अंग है। और मनुष्य में लगभग जो है 100 जो है अवशेषी अंग पाए जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और इसमें है कि सर्वप्रथम जो प्रकाश संश्लेषी जीव जो है साइनोबैक्टीरिया थे। इसको कुछ एडिशनल बात दिया हुआ है इसमें, इसको ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम जो प्रकाश संश्लेषी जीव कहेगा तो कौन हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। और पक्षियों का जो है यानी विकास सरीसृपों से हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पक्षी का विकास किससे हुआ है, सरीसृप से हुआ है। और स्थलचर जीवों का विकास जो है मत्स्य जो है से हुआ है। और स्तनी जो वर्ग के जंतु का विकास कहेगा तो इसका भी सरीसृप से हुआ है। उसके बाद आगे इसमें दिया हुआ है जीवाश्म के बारे में। जीवाश्म क्या है, ऐसे अनेक प्राचीन कालीन जो है जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारे पृथ्वी में विद्यमान थे परंतु बाद में यानी समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए, भूपटल की चट्टानों में इन परीक्षित यानी जो है मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म वही हो जाए कोयला, पेट्रोलियम, ईंधन, ये सब क्या आता है, जीवाश्म के अंतर्गत आता है। जैव विकास के सिद्धांत के बारे में ये देखते हैं। जैव विकास का जो सिद्धांत है, जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जिसमें लेमार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तनवाद जो है प्रमुख है। तो ये लेमार्कवाद जो है लेमार्क सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक जो है फिलोसफिकल जो है जूलॉजिकल में यानी कहा गया। तो इसने जो लेमार्क ने बताया था कि अंगों का जितना जो है यूज करेगा वो उतना ही विकसित होगा। इन अंगों का उपयोग और जो है अनुपयोग के बारे में बताया इसने, कौन आपका जो है यानी लेमार्कवाद के द्वारा। इसने कहा कि इसमें जो अंगों के कम या अधिक जो उपयोग का सिद्धांत भी यानी इसे कहा जाता है कि जितना उपयोग करेगा वो अंग जो उतना ज़्यादा विकसित होगा। उसके बाद जो है नोट में दिया हुआ उपार्जित लक्षणों का जो अध्ययन जो टेंटोलॉजी कहा जाता है, तो इसे ही ध्यान रखिएगा। उपार्जित लक्षण का अध्ययन क्या कहा जाता है, टेंटोलॉजी कहा जाता है इसमें। उसके बाद आगे है डार्विनवाद। तो डार्विनवाद जो है यानी ये हो जाएगा जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो डार्विन के द्वारा दिया गया। यही इसमें याद रखना, ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं रखना, बाकी उतना नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये जो उत्परिवर्तनवाद है, ये उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत जो है हुगो डी ब्रिज के द्वारा दिया है, इस बात को याद रखिएगा। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो हुगो डी ब्रिज के द्वारा जो है इसमें दिया हुआ है। तो यहीं तक आज रहने देते हैं और आगे यहाँ पे नोट में दिया है, इसको भी देख लेते हैं। नोट में है कि यानी जीन के भीतर अनुक्रमण आधार परिवर्तन जो उत्परिवर्तन कहलाता है, यानी जीन के भीतर जो भी अनुक्रमण आधार जो परिवर्तन होता है तो उसे ही उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो यहीं तक आज रहने देते हैं। बाकी जो है आप सब बताइएगा कैसा लगा, अगर अच्छा रहेगा तो यानी आप लोगों का अगर रिस्पॉन्स पॉजिटिव आएगा तो इसको कंटिन्यू जो है रखा जाएगा। और बाकी जो आगे से जो अनुवांशिक है, जो भी जो टॉपिक होगा मेन उसको बहुत जल्दी इसको जो है बायोलॉजी को कवर कर दिया जाएगा। उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद जो है केमिस्ट्री को जो है स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू, आप लोग बताइएगा ज़रूर।